नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्रैकर्स आईईआरटी में। जैसा कि दोस्तों 15 सितंबर को हुआ था अपनी आईईआरटी का एंट्रेंस पेपर, तो उसी पेपर को लेकर हम हाजिर हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। मैं बताऊंगा आपका रैंक कहाँ तक जाएगा और कौन सा सवाल है आपका सही। सभी सवालों का जवाब हमारे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो कि 75 क्वेश्चन होते हैं अपने आईईआरटी के एंट्रेंस पेपर में, इसमें से कम यदि आप 60 से एवब कर गए तो आपको मिलते हैं आईईआरटी के बेस्ट ब्रांचों में से आपको मिल जाते हैं। तो आइए कोई देरी नहीं करते हैं, हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं हल कराऊंगा जो अपने एंट्रेंस में आए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम में प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, तो ये गणना करना है। तो आइए हम गणना करते हैं। देखिए आखिर होता क्या है। पहले हमें देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की 1 मोल में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है वो हम बता देते हैं। तो देखिए 1 मोल में कितने परमाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 50। तो टोटल प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 50 गुणे 6.03 गुणे 10⁻23 प्रोटॉन। अब देखिए ये 1 मोल में था, तो अब हमें पूछा है 10 ग्राम में। तो 10 ग्राम में हम पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पदार्थ का भार बटा अणु भार, तो 10/100 मतलब 1/10 मोल हो जाएगा। अतः अब कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम में प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी 10/100 गुणे 50 इंटू इतना इक्वल टू 3.0115 गुणे 10⁻24 प्रोटॉन होंगे 10 ग्राम में। तो आइए देखते हैं ये विकल्प में ये सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि 7 नाइट्रोजन 14 और 6 कार्बन 14, इसमें ये क्या है, समभारिक है कि समस्थानिक है कि समन्यूट्रॉनिक है। तो दोस्तों यदि परमाणु क्रमांक सेम हो तो वो होते हैं समस्थानिक, लेकिन परमाणु भार सेम हो तो वो होते हैं समभारिक। ओके दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को गर्म करते हैं तो अमोनिया बनता है और इनके आयतनों का अनुपात। तो देखिए हम जानते हैं कि N2 + 3H2 जब हम मिलाते हैं तो 2NH3 का निर्माण होता है दोस्तों। तो देखिए 1 3 2 ऐसे बनता है दोस्तों, 1 3 2। तो देखिए 1 3 2 इसमें है नहीं। ठीक है दोस्तों, या तो ये मार दीजिए, ये ठीक यही होगा। तो इसका निर्माण यहीं पे होता है दोस्तों। ठीक, आप सोच रहे हैं कि ऐसे N2 और आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा नीला थोथा में कॉपर की प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो नीला थोथा में बता दें दोस्तों कि कॉपर की प्रतिशत मात्रा 23% से आसपास होती है, इसीलिए हम 23% यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो वह तत्व होगा। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन लेते हैं दोस्तों। तो 2 2 4 6 10 2 12। अब देखिए इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन टोटल 12 है। तो आप बताइए, तो ये है मैग्नीशियम। ठीक है दोस्तों, इसका होता है परमाणु क्रमांक 12। तो मैग्नीशियम आता है एस ब्लॉक में अर्थात यह धातु है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का तुल्यांकी भार 3 है और उसके क्लोराइड का वाष्प घनत्व 77 है, तो उस तत्व का परमाणु भार बताइए दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका हल मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि तुल्यांकी भार हमें दिया हुआ है, वाष्प घनत्व इतना है। तो हम जानते हैं कि अणु भार इक्वल टू होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक है दोस्तों, तो इसका अणु भार आ जाएगा 144। अब हम पहले इसको तत्व की संयोजकता निकालनी पड़ेगी। तो तत्व की संयोजकता बराबर होती है अणु भार बटा तुल्यांकी भार प्लस क्लोरीन का भार। तो 144 बटा इतना हो जाएगा। तो टोटल हमारी संयोजकता निकल के आएगी 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तत्व का परमाणु भार बराबर होता है संयोजकता इंटू तुल्यांकी भार। तो संयोजकता इसकी 4 आई है और ये 3, तुल्यांकी भार इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमारा 12 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन तमाम है, तो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को ले रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि एथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच संबंध जो बंद होता है वो कौन सा बंद होता है दोस्तों। तो ये बंद होता है सहसंयोजक बंद, क्योंकि एथेन जो है एथेन C2H6 इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत हमारा होता है सहसंयोजक बंध। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि यह 1s2 में होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में हम जानते हैं कि 22.4 लीटर होता है दोस्तों, तो इसीलिए 1 ग्राम में पूछा है तो 11.2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10⁻³ मोलर द्रव्यमान है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का pOH मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि pH मान इक्वल टू होता है -log और यहाँ पे हो जाता है इसकी सांद्रता। ठीक है दोस्तों, इसका pH मान निकल के आएगा दोस्तों 3, और हम जानते हैं कि pH + pOH इक्वल टू होता है 14। यदि यह 3 है तो ये 11 होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा विकल्प हमारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु T है और हमें पूछ रहा है कि कितने समय में 7/8 क्षय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना क्षय हो गया और कितना शेष बचेगा तो उसको लेते हैं। देखिए तो हम मान लेते हैं कि पूरा भाग 1 है। ठीक है दोस्तों, और 6 भाग उसका 7/8 है। ठीक, तो शेष कितना भाग बचा होगा, तो 1 - 7/8 इक्वल टू 1/8 भाग बचा होगा। तो देखिए हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। ये देखिए हमारा पूरा भाग है, तो क्या T समय में इसका आधा हो जाता है, उसके अगले T समय में इसका आधा हो जाता है 1/4, और उसके T समय में 1/8 हो जाता है। मतलब ये T टोटल 3T हमारा लगता है दोस्तों। 1/8 भाग बच जाता है और 7/8 भाग क्षय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विकल्प हो जाएगा 3T सही। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। भुजा चूना का pH मान क्या होता है, तो यहाँ से 8 और 8.5 के बीच होता है, तो हम यहाँ पर नॉन मार देंगे। फिटकरी का सूत्र पूछा था दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन, और इसको हम उड़ा ले जाएंगे। K2SO4 L2SO4 24H2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला, अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ठीक, फिजिक्स क्वेश्चन में हम देखेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ही शानदार आया था दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक आया था। इतना इजी नहीं आया IIT एंट्रेंस निकालना दोस्तों, जहाँ पे भारत के अच्छे लड़के यहाँ पे फाइट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अब देखिए क्वेश्चन हमारे फिजिक्स में कि यदि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर का अवतल लेंस तथा फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस एक दूसरे से संपर्क में है, तो इनकी संयुक्त लेंस की क्षमता बताइए। ठीक है दोस्तों, आइए संयुक्त लेंस की क्षमता हम जानते हैं, आखिर कितनी होगी इसकी संयुक्त लेंस की क्षमता। ठीक है, तो अभी हम निकाल लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे हल किया हुआ हूँ। तो देखिए अवतल लेंस की फोकस दूरी हम जानते हैं कि निगेटिव होती है, इसीलिए हम लोगों ने निगेटिव लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम जानते हैं कि पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ले लिए। अब देखिए अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P बराबर होता है 1/f, जहाँ पे f मीटर में होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए हम यहाँ पे मीटर में बदल कन्वर्ट लिए, तो इसका हो जाएगा 4D - 4 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उत्तल लेंस की क्षमता यहाँ पे P2 निकाल लिए, इसकी आ गई 2.5 डायोप्टर। अब जानते हैं संयुक्त लेंस की क्षमता होती है हमारी, संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाती है हमारी P = P1 + P2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो -1.5 डायोप्टर आता है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे हम अपना विकल्प -1.5 डायोप्टर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माइनस और प्लस का ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक, अब देखिए अगला कोण है, यदि किसी पदार्थ के प्रिज्म कोण 60 अंश है और इसके प्रकाश के लिए उसका अपवर्तनांक कर्णी 2 है, तो इसका अपतन कोण क्या हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए, इसका क्या होता है दोस्तों कि जब आपतित किरण व निर्गत किरण प्रिज्म के सम्मिलित हो जाती है तो विचलन कोण न्यूनतम होता है। तो जब विचलन कोण न्यूनतम होता है तो देखिए यहाँ पे इस सूत्र का हम पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपवर्तनांक इक्वल टू होता है sin r, ये तो हम जानते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो r का मान होता है a/2 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो sin i बटा sin a/2, तो देखिए n = sin i अपॉन sin a/2, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे। हमें sin i का मान मतलब आपतन कोण का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कर्णी 2 × sin 60/2 मतलब 30 का अंश का मान इतना हो गया, और यह ये तो sin i = हम जानते हैं कि कर्णी 2 sin 45 का मान है, तो i = हमारा 45 अंश आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम विकल्प इसको लगा देंगे। ठीक, अब देखिए फिजिक्स का इस बार आया हुआ बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन ये था दोस्तों, तो इसका हल हम आपके सामने दिखाएंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों। तो देखिए अब मैं इसको क्वेश्चन को आपके सामने बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये, इसका हल काफ़ी बेचैनी और काफ़ी मशक्क़त से मैंने इसको किया है दोस्तों। तो देखिए क्या हुआ है कि देखिए ये जो हमारा प्रतिरोध का जो संयोजन बना है, तो यह संयोजन हमारे मिरर मेथड से होगा। जैसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु जानते हैं ना दोस्तों,
उसी प्रकार एक मेथड है कि यदि हम जो संयोजन है उसमें यदि प्रतिबिंब के तरह का दिखाई दे कि यदि हम यहाँ पे बीच में दर्पण लगा दें और इसका, तो देखिए एकदम दर्पण नुमा एकदम हो गया है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम इसमें धारा का प्रवाह नहीं लेते हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं दोस्तों। तो देखिए अब जाके हमारा ये नया संयोजन ये प्राप्त होता है, ठीक। ये जो बीच का था हम लोगों ने हटा दिया। तो अब देखिए दो तीनों श्रेणी क्रम में है और ये तीनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है दोस्तों। तो R1 इतना हमारा प्राप्त हो गया, R2 इतना प्राप्त होगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो हम यहाँ पे समांतर क्रम का सूत्र लगा के यहाँ पे गणना कर लेंगे 1.5 ओम, ठीक है दोस्तों। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक अगला सवाल है कि 3 माइक्रोकुलाम और 8 माइक्रोकुलाम के दो आवेशों का प्रतिकर्षण 40 कुलाम है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि इनमें से -5 कुलाम को आवेश जोड़ दिया जाए दोनों पे, तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि F बराबर, ये तो हम जानते हैं कि F बराबर ये कुलाम का सूत्र है 1/4πε0Q1Q2/r², ठीक है दोस्तों। जो दिया था वो मान हम यहाँ पे लिख लिए। तो r² के यहाँ पे मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो r² का मान यहाँ पे ही आ जाएगा। तो अब देखिए Q1 क्या हो जाएगा, हम -5 कुलाम को फिर ऐड कर रहे हैं दोनों में। तो देखो यहाँ पे 3 और -5 हो जाएगा -2, ठीक है दोस्तों। और Q2 हो जाएगा हमारा 3 माइक्रोकुलाम। तो अब अगला जो होगा, जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की गणना करते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये हमारा फोर्स निकल के यहाँ पे 9 × 10⁻9 रख देंगे और यहाँ पे दोनों Q1 का मान Q2 का मान रख देंगे। और जो दूरी हम लोग यहाँ पे प्राप्त किए हुए थे उस दूरी को हम लोग यहाँ पे रख दिए। तो हमारा निकल के आ गया 10 न्यूटन। यानी जब हमारा आवेश -2 माइक्रोकुलाम और 3 माइक्रोकुलाम हो तो इनके बीच का बल 10 न्यूटन लगता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि 20 मीटर गहराई पर तैरने वाले तैराक का दाब ये निकाल लेंगे आप। और देखिए किसी पिंड के लिए m और m1 सेकेंड में प्राप्त संवेगों का अनुपात। तो ये हमारा एक, क्योंकि हम जानते हैं कि P mv होता है ms/t, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है t के। तो शायद यहाँ पे P1/P2 m1 + 1/m, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम चलते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये था दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। देखिए यदि समतल कोण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो उसके प्रतिबिंबों की माप क्या होगी दोस्तों। तो देखिए एक ये होता है, आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा कि थीटा कोण घुमाने पर परिवर्तित कोण 2 थीटा कोण घूम जाती है। लेकिन हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की माप पूछी है, ना कि हमें यहाँ पे परिवर्तित कोण पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हमें प्रतिबिंब की माप पूछा है, तो इसीलिए हम प्रतिबिंब की माप समान ही होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम यहाँ पे समान लगा देंगे, ठीक। अब चलते हैं अगला जो सब्जेक्ट है हमारा मैथ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैथ यहाँ पे करते हैं। देखिए तो मैथ का पहला क्वेश्चन था हमारे दोस्तों कि एक बिंदु है 1 2 से होकर जाने वाली, एक बिंदु 1 2 से होकर जाने वाली x -2 -3 से 45 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए इसका हल निकालते हैं, ठीक है। देखिए रेखा हमारा दिया हुआ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, m का मान यहाँ पे निकल आ जाएगा किससे, y = mx + c से, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है tan थीटा का मान, tan थीटा मतलब थीटा का मान दिया हुआ है 45 अंश, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे रखेंगे। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि दोनों के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो हमें m1 ज्ञात हो गया है, तो हमें m2 ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो tan 45 उनके बीच का कोण दिया हुआ है, ठीक है 45। तो हम यहाँ पे m2 का मान यहाँ पे गणना करेंगे। तो m2 का मान हमारा यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों 1-1/3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रेखा का समीकरण जो कि बिंदु 1 2 से जाने वाली रेखा है, तो हम क्या सूत्र यूज करेंगे कि y - y1 बराबर m2x - x1। यहाँ पे जो बिंदु 1 2 था तो वहाँ पे 2 यहाँ पे रख देंगे और 1 यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से हमारा समीकरण निकल के आ जाएगा x + 3y = 7, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन था, ये गोलीय छिन्नक से था। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल बहुत ही मज़ेदार था दोस्तों। तीसरा सवाल ये था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण P है, तो AB.BC + BC.CA + AC.BA का मान क्या होगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए, तो माना है ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ABC मान लिया हम। तो देखिए हम चूँकि जानते हैं कि अदिश गुणनफल ये होता है AB cos थीटा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार ये भी हल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे θ1 θ2 अपने मन से ले लिए,
तो देखिए ए बी डॉट बी सी प्लस बी सी डॉट सी ए प्लस ए सी डॉट बी ए। तो देखिए ए बी और बी सी के बीच ये कॉस थीटा, देखिए ए बी और बी सी के बीच ये कॉस थीटा 2, क्योंकि थीटा 2 इनके बीच कोण बना हुआ है। और बी सी और सी ए के बीच, बी सी और ये सी ए के बीच 90 अंश का कोण, ठीक है दोस्तों। और ए सी और प्लस बी ए के बीच कॉस थीटा 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पे कॉस थीटा 2 का मान रख देंगे आधार बटे कर्ण से, और यहाँ पे कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हल करेंगे तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आएगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसी कर्ण का मान होगा तो कर्ण यहाँ पे सी स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हम ये सी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण बनाने वाली भुजाओं एक्स वाई है। इस त्रिभुज के कर्ण के परितः घुमाने पर हमारा उत्पादित ठोस का आयतन क्या होगा। तो यदि हम त्रिभुज को घुमाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या उत्पन्न होगा दोस्तों, शंकु का निर्माण होगा। तो देखिए उसी शंकु को हम यहाँ पे दर्शाए हैं, ठीक है। तो देखिए ये देखिए, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज था, इसको हम लोगों ने परितः घुमाया। तो देखिए त्रिज्या एक्स हो गई और जो हाइट है वो तो रहेगा ही हाइट वाई, ठीक है। तो शंकु का आयतन जानते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे त्रिज्या का मान एक्स दिया है और हाइट वाई दिया है। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा आयतन 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे विकल्प में दिया हुआ नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे नन लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। ऐसे ही क्वेश्चन तमाम थे। तो यदि आपको हमारा ये क्वेश्चन पेपर चाहिएगा तो हमारे कमेंट में कमेंट कीजिए, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिए, हम उसे आपको सेंड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ऐसे ही क्वेश्चन थे तमाम। देखिए यदि घनाभ के 3 फलकों पी क्यू आर हैं तो उनका आयतन क्या होगा, तो आंख बंद करके पी क्यू आर मार लेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन तमाम थे दोस्तों। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे संस्था की गोपनीयता का भी ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही तमाम वीडियो हम लाते रहेंगे। देखिए पिछले दिनों हम लोगों ने ये पॉलिटेक्निक का हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। देखिए अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो आप अगर IIT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फेमस क्वेश्चन मैं अगर आपको इंक्लूड करना चाहूँगा तो आर्यन नंबर 2 पे आती है, ठीक है दोस्तों। ये है आर्यन प्रकाशन, जो कि इससे मैंने भी तैयारी किया था, इसको नंबर 2 पे मैं रखूँगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि आपको और थोड़ी बेस्ट तैयारी करनी है तो आपको यूज करना चाहिए, ये देखिए ये है भारत भारती प्रकाशन का। इसी में से देखिए आपका एक क्वेश्चन लड़ा हुआ था, एक क्या दो कई क्वेश्चन लड़े थे, मैंने 2 क्वेश्चन को देखा था। देखिए एक समतल को थीटा को घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब की माप क्या होगी, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा ये बराबर, ठीक है दोस्तों। देखिए एक और क्वेश्चन लड़ा हुआ था, देखिए मैं अभी 2 ही ध्यान दे पाया, खोजता तो सभी मिल जाते हैं आई थिंक। देखिए यदि किसी प्रिंट के पदार्थ का पूर्णांक कितना है तो ये अपना आपतन। इसीलिए अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का अगर आपको लेना है तो लक्ष्य IIT अगर सफल करना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं बताऊंगा आपको सब क्या क्या ट्रिक है, और आप यदि बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक लें, थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत ही बेस्ट बुक है। चलिए अगर ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ लाते रहेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, क्योंकि हम रात को शूटिंग कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। निकलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।